गुड आफ्टरनून एवरीवन। बच्चों में करंट इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। मैंने पिछले एपिसोड में भी करंट इलेक्ट्रिसिटी पे ही लेक्चर दिया था। जो टॉपिक आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसका हेडलाइन है जूल सेटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, आई मीन इलेक्ट्रिक करंट, स्टार्टिंग विद जूल सेटिंग। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस जूल सेटिंग इफेक्ट ऑफ करंट? सो वी विल डिस्कस टुडे। इससे पहले मैं स्टार्ट करूं बच्चों, मैं आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूं। मेरे वीडियो के बारे में मैंने कुछ लोगों से सजेशन लिया। उसमें कुछ मेरे फ्रेंड्स थे, कुछ मेरे रिलेटिव्स थे, कुछ मेरे घर के लोग थे, कुछ सीनियर स्टूडेंट्स थे। लोगों ने कई तरह का सुझाव दिया, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कुछ लोगों का ये कहना है कि आप अपनी बुक से पढ़ाते हो, तो बुक से जब आप पढ़ाते हो तो बच्चे बोर हो जाते होंगे। उनको वैसा ही फील होता होगा जैसा उनके क्लास में उनके टीचर बुक से पढ़ाते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि आपका वीडियो बहुत लॉन्ग है, आई मीन 1 आवर ड्यूरेशन का होता है, इससे बच्चे बोर हो जाते होंगे, फेडअप हो जाते होंगे, इसलिए नहीं देखते होंगे। कुछ लोगों ने कहा कि आप सिर्फ पढ़ाते हो, जोक नहीं सुनाते। बच्चों को जोक सुनाना चाहिए, फ़न क्रिएट करना चाहिए। इस तरह से लोग मुझे सुझाव दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप भी अपने सुझाव व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे तक पहुंचाएं कि आपको क्या पसंद है। मेजॉरिटी जो चाहेगी वही मैं करूंगा। प्यारे बच्चों, मेरा ये मानना है कि जो सीरियस होते हैं, सिंसियर होते हैं, डिवोटेड होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड स्टूडेंट्स होते हैं, उनको सचमुच सिर्फ पढ़ना ही अच्छा लगता है। पढ़ाई के बीच में फ़न, जोक, हंसी मजाक उनको बिल्कुल पसंद नहीं होता। मैं 30 साल कोचिंग में पढ़ाया हूँ, क्लासरूम में क्लास लिया हूँ, तो ऐसा मैं अपने एक्सपीरियंस के बूते कर सकता हूँ। दूसरी बात कि क्लासरूम में आपको कम से कम 40 मिनट्स का पीरियड अटेंड करने की आदत पड़ी हुई है। तो अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हो, रेगुलर, जो कि स्कूल आप जाया करते थे, डेफिनेटली आप 40-45 मिनट्स का वीडियो देख सकते हो, वॉच कर सकते हो, समझ सकते हो। टॉलरेंस आप में ज़रूर होगा, आपको कोई बोरियत नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी बात रही जोक की बात, फ़न क्रिएट करने की बात, तो मैं लोगों को ये जवाब दे रहा हूँ कि मैं बच्चों के फादर की एज का हूँ। फादर की एज के टीचर से बच्चे उम्मीद नहीं करते कि वो हल्की बातें करें या जोक सुनाएं या लव स्टोरी सुनाएं या कुछ हल्की बातें करें, हुकअप ब्रेकअप की बातें बताएं, हल्के मूड की बातें करें। बच्चों को बुरा लगता है क्योंकि उनको लगता है कि ये टीचर इतना सीनियर है कि इसको हल्की बातें हमसे नहीं करनी चाहिए। मैंने महसूस किया है अपने टीचिंग करियर में कि सीनियर टीचर से बच्चे सिर्फ सीरियस टीचिंग की उम्मीद रखते हैं, फ़न क्रिएट करने की बात नहीं सोचती। अगर कोई ज़बरदस्ती फ़न क्रिएट करता भी है, हल्की बातें करता है, तो बच्चों को बुरा लगता है। वो सीनियर टीचर से ऐसी उम्मीद नहीं करते। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ये कह सकता हूँ कि ये गलत है, मुझे सीरियस ही रहना चाहिए। पिछले तमाम वीडियोस में मैंने आपको सजेशन दिए थे कि अगर आपको बोरियत होती है तो ये तो अपलोडेड वीडियो है, लाइव तो है नहीं। आप इसको पॉज कर दो और किसी यूट्यूब दूसरे चैनल पे जाके, जहाँ लोग अच्छा डांस करते हों, अच्छा सिंगिंग करते हों, अच्छे जोक सुनाते हों, उन तमाम लोगों के जो वीडियोस हैं उसको देख कर आप अपना एंटरटेनमेंट कर लो। फिर वीडियो को प्ले करो और मेरे वीडियो से फिर से लेक्चर देखना शुरू करो। क्योंकि एक इंसान सारी चीज़ें नहीं कर सकता, सबकी एक्सपर्टीज़ अलग अलग होती है। मेरी फ़िज़िक्स में एक्सपर्टीज़ है तो मैं फ़िज़िक्स ही अच्छा पढ़ाना चाहूँगा। डेफिनेटली मुझे सिंगिंग नहीं आती, डांस नहीं आता,
जोक जानता तो हूँ मगर मैं सुनाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत सीनियर हो चुका हूँ, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम 40 मिनट्स का वीडियो तो ज़रूर ही बनाऊँ। अब कुछ लोग बोर होते होंगे तो डेफिनेटली वो सिंसियर और डिवोटेड नहीं होते होंगे, तो 5-10 मिनट के वीडियो से तो कंपटीशन लेवल का लेक्चर नहीं दिया जा सकता है। पूरे इंडिया में जो इस टीचर कंपटीशन लेवल से पढ़ाते हैं उनका पीरियड कम से कम 1 घंटे का होता है, नहीं तो कुछ लोग 1.5 घंटे का पीरियड लेते हैं, कुछ लोग 2 घंटे का पीरियड लेते हैं। 10 मिनट और 5 मिनट के पीरियड तो कतई नहीं होते, क्योंकि ये सिंगिंग और डांसिंग का वीडियो नहीं है। तो मेरा मानना है कि कम से कम 40 मिनट्स का तो वीडियो होना ही चाहिए। फिर कुछ लोगों ने बोला कि आपके वीडियो की शुरुआत में आप अपने बुक्स का प्रमोशन करते हो। बच्चों, मेरा ये मानना है कि अगर मैं प्रमोशन करता हूँ तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, प्रमोशन होना भी चाहिए, क्योंकि मैं बुक राइट करने में इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन आप तक तो पहुँचना ही चाहिए, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो मैं इस टॉपिक को आगे बढ़ाता हूँ, और जो भी कमेंट होगा आप मुझे व्हाट्सएप से आप शेयर करोगे, अपनी फीलिंग्स अपने ओपिनियंस मुझे बताओगे, अकॉर्डिंगली मैं वर्क करूँगा। तो मैं इस टॉपिक को आगे बढ़ाता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बॉय और कॉम्पिटिशन्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जूल सेटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट, स्टार्टिंग विथ जूल सेटिंग। So starting with Joule's law states that the rate of production of heat energy, that is dH by dt, equals I square into R. dH is very small amount of heat energy produced in very small time interval dt. When current is flowing through a resistance R, then in time interval dt, dH amount of heat energy is produced. So as per Joule's law, the rate of production of heat energy becomes directly proportional to square of the electric current flowing through the resistance, becomes directly proportional to resistance of the conductor at a particular moment. And when we write equal, then proportionality constant is taken here 1, and we get a formula dH by dt equals I square R. And this expression is valid for every kind of resistor. There is no limitation on resistor. ये हर तरह के रजिस्टर पे ये फार्मूला वैलिड होता है, और ये रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट एनर्जी होता है। बच्चों, किसी रेजिस्टेंस में हीट क्यों जनरेट होती है मैं आपको पहले बता चुका हूँ पिछले एपिसोड में, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन करने के बाद। जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उनका रिपीटेड कोलिजन होता है पॉजिटिव कैनल्स के साथ, वो एक्सलेट होते हैं, टकराते हैं, रुकते हैं, फिर एक्सलेट होते हैं, टकराते हैं, रुकते हैं। तो उसमें कंटिन्यूस लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की होती है, और वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है और हीट एनर्जी लगातार प्रोड्यूस होती है। तो हीट एनर्जी के प्रोड्यूस होने का रेट I स्क्वायर R होता है। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को 1 माना गया है फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, और ये ओरिजिनल फार्मूला है बच्चों, ये हर तरह के रजिस्टर पे काम करता है। लेकिन ओमिक रजिस्टर के लिए आपको ओम्स लॉ मैंने पढ़ाया पिछले एपिसोड में, V इक्वल्स आई आर। अगर मैं V इक्वल्स आई आर फार्मूला यूज करता हूँ और I की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ बच्चों, I की वैल्यू यहाँ से V बाई कैपिटल R आएगी, यहाँ पे I की वैल्यू पुट करता हूँ तो कैंसिल आउट होने पर एक और फार्मूला मिलता है V स्क्वायर बाई कैपिटल R, और जब कैपिटल R की वैल्यू यहाँ से V अपान I पुट करता हूँ तो कैंसिल आउट होने के बाद तीसरा फार्मूला मिलता है V इंटू आई। बच्चों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 2 फार्मूले बाद वाले लिखे गए हैं वो इस एक्सप्रेशन से क्रिएट करे गए हैं, और ये जो एक्सप्रेशन है ओम्स लॉ को सेटिस्फाई करता है। तो जब ओमिक रेजिस्टेंसेस का क्वेश्चन होगा तो बाद के ये 2 फार्मूले भी वर्क करेंगे, लेकिन ये जो पहला फार्मूला होता है ये हर तरह के रेजिस्टेंस के लिए वैलिड होता है, फेदर दैट इज़ ओमिक और नॉन ओमिक, ये सबके लिए काम करता है। बट ये दोनों फार्मूले कंडीशनल हैं, रेजिस्टेंस ओमिक होगा तभी ये वर्क करेगा। बच्चों, ये एक्सप्रेशन मैंने आपको सिखाया, इसी को जूल्स लॉ कहते हैं, और जूल सेटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट, और जो मैंने बताया वही यहाँ पे वर्ड्स में लिखा हुआ है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है।
इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा मैक्सिमम पावर थ्योरम। स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम, इलेक्ट्रिकल पावर dissipated in capital R shall be maximum if capital R equals small r and P max equals EMF square upon 4 small r। बच्चों स्टेटमेंट होता है, इसका मीनिंग समझा रहा हूँ। इसमें एक सिंपल सर्किट शो किया हुआ है, इज इट। कैपिटल आर को एरो से क्रॉस कराया हुआ है। एरो से जब भी रेजिस्टेंस को क्रॉस कराते हैं तो उसका फिजिकल मीनिंग होता है कि ये वेरिएबल रजिस्टर है। आई मीन किसी रियोस्टेट में नॉब को स्लाइड करा के उसके रेजिस्टेंस को चेंज किया जा सकता है, घटाया बढ़ाया जा सकता है, तो ये वेरिएबल रजिस्टर है। और ये एक बैटरी है जिसका EMF है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। तो आप पहले से जानते हो किसी सिंपल सर्किट में बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से करंट पुश की जाती है तो करंट आउटवर्ड यहाँ से निकलेगी और इस सिंपल सर्किट में करंट क्लॉकवाइज फ्लो करेगी। जब करंट फ्लो करेगी तो जूल्स लॉ से इसमें हीट प्रोड्यूस होगा, आई मीन पावर डिसिपेट होगा। तो इस थ्योरम में ये कहा जा रहा है कि पावर डिसिपेटेड कैपिटल आर में मैक्सिमम होगा जब कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर की इक्वल होगी, और जब कैपिटल आर इक्वल्स स्मॉल आर हो जाएगा तो मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड की वैल्यू EMF स्क्वायर बाई 4R होगा। तो प्यारे बच्चों, ये तो स्टेटमेंट है। अब मैं इसको प्रूफ करके आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ऐसा स्टेटमेंट कैसे ट्रू लिखा हुआ है। इसके लिए मैं प्रूफ आपको दे रहा हूँ। अगर हम लोग इस सिंपल सर्किट में किरचॉफ सेकेंड लॉ इस्तेमाल करें, क्लॉकवाइज इस लूप में मूव करें और करंट का फार्मूला डिराइव करें, किरचॉफ लॉ मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो बच्चों, करंट आई का फार्मूला मिलता है नेट EMF इन द सर्किट divided by total resistance, and total resistance and series combination as per the loop comes out capital R plus small r। ये किरचॉफ सेकेंड लॉ अप्लाई करने से मिलेगा। सो द पावर डिसिपेटेड इनटू कैपिटल R, we know the first original formula for power dissipated according to Joule's law, it should be I square into capital R। बच्चों, ये कहलाएगा पावर डिसिपेटेड इनटू कैपिटल R ओनली, आई स्क्वायर कैपिटल आर। आई की वैल्यू पुट किया, स्क्वायर किया, कैपिटल आर से मल्टीप्लाई किया। प्यारे बच्चों, यहाँ पे कैपिटल आर को एक वेरिएबल रजिस्टर माना गया। हाउएवर स्मॉल आर कांस्टेंट है, EMF कांस्टेंट है, तो ये जो पावर डिसिपेटेड हुआ ये कैपिटल आर का फंक्शन हुआ और ये वेरिएबल हुआ। तो बच्चों, अगर आपको मैथ का कॉन्सेप्ट ठीक से पता होगा तो आप इसको समझ सकते हो कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में मैक्सिमम मिनिमा की थ्योरी काम करती है, तो हम लोग मैक्सिमम मिनिमा की थ्योरी यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। फॉर P टू बी मैक्सिमम आर मिनिमम dP बाई dr, आई मीन फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट बी ज़ीरो। मैंने फिजिकल मैथमेटिक्स में आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाया है मैक्सिमम मिनिमा का। मैं ये फिर से कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे होंगे वो फिजिकल मैथमेटिक्स के सारे एपिसोड्स अपडेट कर लेंगे। मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो फिजिकल मैथमेटिक्स नाम का वहाँ पे एक चैप्टर मिलेगा, उसके सारे लेक्चर्स आपको अपडेट करने होंगे। वहाँ पे आपको कैलकुलस में मैक्सिमम मिनिमा की थ्योरी मिलेगी। उसके बाद आपको बेहतर समझ में आएगा बच्चों। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो होना चाहिए मैक्सिमम मिनिमा के लिए, आई मीन dP बाई dr मस्ट बी ज़ीरो। तो ये जो P का फॉर्मूला है इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। डिफरेंशियल का रूल होता है कांस्टेंट क्वांटिटी डिफरेंशियल के बाहर निकाली जाती है, निकाल लिया। अब क्या बचेगा, DDR ऑफ रिमेनिंग क्वांटिटी मस्ट बी ज़ीरो। बच्चों, कैपिटल आर वेरिएबल है, डिनोमिनेटर में भी कैपिटल आर वेरिएबल है, तो यहाँ पे कोसेंट रूल अप्लाई करना होगा। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कोसेंट रूल अप्लाई करना होगा। तो कोसेंट रूल में आपने क्या सीखा है कैलकुलस में, डिनोमिनेटर स्क्वायर then denominator into differential of numerator, then we put negative numerator into differential of denominator। बच्चों, इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा फिर इक्वल टू ज़ीरो करूँगा। ये स्क्वायर को रिपीट कर डाला, dr बाई आर 1 हो जाएगा, r प्लस आर स्क्वायर बचेगा, लिख डाला,
आर प्लस आर होल स्क्वायर को चेन रूल से डिफ्रेंशिएट करो। बच्चों आप चेन रूल लगाओगे, इस कैपिटल आर को पहले रिपीट करो, फिर यहाँ चेन रूल लगा दो। चेन रूल लगाओगे तो आएगा 2 इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, फिर इस वाले ब्रैकेट को डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 आएगा, क्योंकि स्मॉल आर का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, कैपिटल आर का आर के रिस्पेक्ट में 1 आएगा, 1 को मैंने इग्नोर किया, फिर इक्वल टू 0 कर दिया। आप देख सकते हो कि आर प्लस आर यहाँ से कॉमन आएगा, फिर डिनोमिनेटर कैंसिल आउट होकर क्यूब बचेगा। बच्चों मैंने यहाँ क्यूब बना दिया, यहाँ सिंगल पावर बचेगा, यहाँ -2r बचेगा, फिर इक्वल टू 0। न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई किया तो यह आएगा स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर ओवर आर प्लस आर का होल क्यूब इक्वल टू 0। बच्चों इस एक्सप्रेशन को 0 होने के लिए इसका न्यूमरेटर 0 होना चाहिए, तो जब इसका न्यूमरेटर 0 करोगे तो यहाँ से कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर आएगी। मैथ की लैंग्वेज में इसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, यानी कि सिंगल क्रिटिकल पॉइंट है। अब इस क्रिटिकल पॉइंट पर जो पावर होगा या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा, अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। फिलहाल कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर आएगी, तो या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। बच्चों मैथ में मैंने सिखाया कि उसके लिए सेकेंड डेरिवेटिव का साइन टेस्ट किया जाता है। तो सेकेंड डेरिवेटिव निकालो, d2p/dr2 आई मीन ddr ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। ddr ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू रिपीट किया, फिर इसमें से कांस्टेंट को बाहर निकाला, ये स्क्वायर अगेन आउटसाइड, फिर मिलेगा ddr ऑफ दिस। बच्चों न्यूमरेटर में कैपिटल आर वेरिएबल है, डिनोमिनेटर में कैपिटल आर वेरिएबल है, तो यहाँ पे कोसेंट रूल फिर अप्लाई होगा। कैसे होगा? डिनोमिनेटर स्क्वायर फिर डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर। कांस्टेंट को बाहर निकाला, इसको रिपीट किया। बच्चों स्मॉल आर का डेरिवेटिव 0 होगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, कैपिटल आर का 1 होगा, ब्रैकेट में आएगा -1। इसको रिपीट किया, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए चेन रूल अप्लाई होगा, तो पहले आएगा 3 इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर रेज़ टू द पावर 2, फिर चेन रूल में इस ब्रैकेट को डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसका डिफरेंशियल 1 आएगा। समझते होगे तो 1 को मैंने इग्नोर कर दिया। अब न्यूमरेटर से आर प्लस आर का होल स्क्वायर दोनों जगह से कॉमन ले सकता हूँ, और कॉमन लेके इसको कैंसिल आउट कराऊंगा, तो डिनोमिनेटर में आर प्लस आर पावर 4 आएगा, और न्यूमरेटर में यहाँ पे सिंगल पावर बचेगा इंटू -1, और यहाँ बचेगा आर माइनस आर इंटू 3। फिर न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने पर बच्चों आता है 2r माइनस 4r डिवाइडेड बाई आर प्लस आर पावर 4 इंटू ए स्क्वायर। अब सेकेंड डेरिवेटिव का साइन टेस्ट करने के लिए क्रिटिकल पॉइंट कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर पुट करो। बच्चों कैपिटल आर की जगह पे जब स्मॉल आर यहाँ पुट होगा, स्मॉल आर यहाँ पुट होगा, तो देखो यहाँ मैंने पुट कर दिया। पुट करने के बाद आता है -c² डिवाइडेड बाई 8r³। बच्चों आप देख सकते हो कि जो सेकेंड डेरिवेटिव मैंने सॉल्व किया क्रिटिकल पॉइंट पर, उसका साइन नेगेटिव आया है। आई मीन एट द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल पॉइंट साइन ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव कम्स आउट नेगेटिव लेस देन 0। मैथ में पढ़ाया बच्चों कि जब सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है वहाँ पे आपका फंक्शन मैक्सिमम होता है। इट मीन्स मैंने प्रूफ करके दिखाया कि एट कैपिटल आर इक्वल्स स्मॉल आर साइन ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव कम्स आउट नेगेटिव, hence at r equals small r power dissipated p will be maximum। तो मैंने प्रूफ कर दिया स्टेटमेंट कि कैपिटल आर जब स्मॉल आर की इक्वल होगा तो पावर डिसिपेटेड मैक्सिमम होगा, प्रूव हो गया। फिर पी मैक्स निकालने के लिए पी का फॉर्मूला यूज करना होगा। ऊपर मैंने पी का फॉर्मूला दिया था ई बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। तो बच्चों अब पता चल चुका है कि इसमें कैपिटल आर की जगह पे स्मॉल आर रखना है, तो यहाँ भी स्मॉल आर पुट किया, यहाँ भी स्मॉल आर पुट किया। ऑब्वियसली ये मैक्सिमम पावर कहलाएगा, ये हो जाएगा e² / 4r² इंटू आर। कैंसिल आउट होने के बाद पी मैक्स का फॉर्मूला आएगा
ई स्क्वायर बाई 4r। सो दिस इज़ पी मैक्स। तो पी मैक्स भी प्रूव हो गया। जो स्टेटमेंट मैंने दिया था उसको मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। अब इसकी आपको खुद से प्रैक्टिस करनी होगी, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आप इसको सिर्फ लर्न ना करो, रटो मत। जैसे जैसे मैंने किया है वैसे खुद से प्रैक्टिस करो। खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो बच्चों, इसके बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा 1.2.3 इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर। सो हाउ टू डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर? The rate of production of heat energy in a resistor is called electric power P. That is P equals dH bar dt. According to Joule's law, it should be I square into R. इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। Rate of production of heat energy or rate of dissipation of heat energy in a resistor is called electric power P. And this expression is valid for every kind of resistor. However, for ohmic resistances, इसमें दो फॉर्मूले और काम करते हैं जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। फॉर मेनी पर्पजेज वाट इज़ अ वेरी स्मॉल यूनिट। इस इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा यूनिट वाट होगा, लेकिन बहुत सारे पर्पस में ये स्मॉल यूनिट होता है। तो एक बिगर यूनिट यहाँ इंट्रोड्यूस किया जाता है, किलोवाट, KW। मैकेनिक्स में ज़्यादा पॉपुलर होता है। यूनिट ऑफ पावर इज ऑफन टेकन एज हॉर्स पावर। मैकेनिक्स में मशीन्स का वाटेज या पावर डिफाइन करने के लिए एक बिग यूनिट हॉर्स पावर यूज़ होता है, एंड 1 हॉर्स पावर इज़ इक्वल टू 746 वाट। ये मैकेनिक्स में हॉर्स पावर यूज़ होता है। बच्चों, हॉर्स पावर ऐसा यूनिट नहीं होता, ये ट्रेडिशनल यूनिट होता है। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 746 वाट होता है। फिर एक टर्म होता है बच्चों, किलो वाट आवर। K कैपिटल W स्मॉल h, किलो वाट आवर। जो आपके घरों में इलेक्ट्रिक बिल आता है तो इलेक्ट्रिक बिल यूनिट्स में आता है। जो पावर कंजम्पशन होता है वो यूनिट्स में लिखा होता है। तो 1 kWh को 1 यूनिट कहते हैं। वही 1 यूनिट जो आपके घर में आता है बिल, 1 यूनिट को 1 kWh कहा जाता है। आप अपने घर में लगे हुए पावर मीटर को देखोगे तो जहाँ पे डिजिटल रीडिंग आती है वहाँ पे ये यूनिट प्रिंटेड होगा। उस डिजिटल काउंटर के ऊपर ये प्रिंटेड होगा, KWH लिखा होगा। इसी को 1 यूनिट कहते हैं। इसको डिफाइन कैसे करते हैं मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। 1 किलोवाट आवर और 1 यूनिट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी which is dissipated in 1 hour in a circuit in which the electric power consumed is 1 kilowatt. I mean, अगर आपके सर्किट का पावर कंजम्पशन 1 किलोवाट है, उसको 1 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाए, I mean 1 आवर तक स्विच ऑन रखा जाए, और आपका वाटेज सर्किट का वाटेज है 1 किलोवाट, 1 घंटे तक आप स्विच ऑन करोगे तो जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी या डिसिपेट होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, उसी को 1 किलोवाट आवर एनर्जी बोलते हैं। प्यारे बच्चों, जानना जरूरी है, 1 किलोवाट आवर इस ट्रेडिशनल यूनिट ऑफ एनर्जी। ये ट्रेडिशनल यूनिट ऑफ एनर्जी है, ये पावर की यूनिट बिल्कुल नहीं है, याद रखना। ये बहुत रिपोर्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि KWH किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है। तो आपको याद होना चाहिए कि 1 किलोवाट आवर एनर्जी का यूनिट है। स्पेशली इलेक्ट्रिक एनर्जी में ये पहले से इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इसको सिंपली एनर्जी भी आप कह सकती हो। तो अगर ये एनर्जी का यूनिट है तो इसको जूल में कन्वर्ट किया जा सकता है। बच्चे, इसको जूल में यूनिट कैसे कन्वर्ट करोगे? 1 KWH को, K का मतलब किलो होता है, ये प्रीफिक्स होता है। किलो का मतलब 10 पावर 3 होता है, तो K को आप 10 पावर 3 लिख दो। वाट को जूल पर सेकेंड लिख दो। 1 आवर को सेकेंड में कन्वर्ट करो तो 1 आवर में 60 मिनट, 60 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करो तो आर की जगह पे 3600 सेकेंड आएगा। सेकेंड कट जाएगा, वाट सेकेंड बचेगा। वाट सेकेंड को जूल भी कर सकते हो, और सब मल्टीप्लाई करोगे तो आता है 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। सो बच्चों, मैंने आपको ये बताने की कोशिश किया कि 1 KWH की वैल्यू जूल में आती है 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। अगर 10 पावर 6 से एलिमिनेट कर दिया जाए तो इसको मेगा भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा 1 KWH इक्वल्स 3.6 मेगा जूल। इज इट?
kWh kilowatt hour is traditional unit of what? एनर्जी। ये पावर का यूनिट नहीं होता, एनर्जी का यूनिट होता है बच्चों। इसके बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक है 1.3 कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर्स। कार्बन रजिस्टर्स का कलर कोड कैसे डिसाइड करते हैं और ये कन्वेंशन क्यों बनाया गया है, मैं इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। बच्चों इसमें ये बात आपको बतानी है कि कार्बन रजिस्टर पे कलर्ड बैंड्स क्यों बनाने पड़ते हैं, इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू प्रिंट क्यों नहीं कर दी जाती है। इनफैक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं टेलीविज़न, रेडियो, ट्रांजिस्टर्स या और तमाम डिवाइसेस में, उसमें ये जो रजिस्टर्स हुआ करते हैं कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर कहलाते हैं। कार्बन इसमें मेन कंपोनेंट होता है। ये सिलेंड्रिकल शेप के बनाए जाते हैं और इनका साइज़ बहुत छोटा होता है। इसमें 2 टर्मिनल होते हैं या लेड्स होते हैं। एक लेफ्ट साइड में लेड होता है, एक राइट साइड में लेड होता है। इनका साइज इतना छोटा होता है कि अगर उस पर प्रिंट करा जाए इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो वो प्रॉपर्ली रीडेबल नहीं होता। इसलिए उस रेजिस्टेंस की कोडिंग की एक लैंग्वेज डेवलप करी गई है और 4 कलर बैंड्स इस पे प्रिंट किए जाते हैं। तो हम लोग इन कलर बैंड्स का कलर देखकर इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये मैं आपको आज सिखाने जा रहा हूँ। बच्चों इसमें क्या होता है कि ये सेंटर में 4 बैंड्स नहीं बने होते हैं। ये या तो लेफ़्ट साइड में होगा या तो राइट साइड में होगा। ये चारों बैंड्स किसी वन एंड के करीब होते हैं। तो जिधर से नियर होते हैं उधर से इनका सीक्वेंस स्टार्ट होता है। जैसे ये वाला बैंड इस वाले एंड के नियरर है तो सीक्वेंस लेफ़्ट साइड से शुरू होगा और इसको ABCD सीक्वेंस में रीड किया जाएगा। तो अगर ये 4 कलर बैंड इसमें बने हुए हैं तो इसको देखकर हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, वो टेक्निक मैं सिखाने जा रहा हूँ। उसके लिए एक सेंटेंस आपको लर्न कराया जाएगा। सेंटेंस लर्न कर लोगे तो आर निकालना बहुत ईजी होगा। टू रीड द वैल्यू ऑफ अ कार्बन रेजिस्टेंस द फॉलोइंग सेंटेंस में बी मेमोराइज्ड। बेबी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। लुक, बेबी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। आप इसको लर्न कर लो। अब मैं आपको सीक्वेंस बताने जा रहा हूँ। इसके नीचे लिखो 0, देन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. The above procedure may be tabulated as follows. अब देखो, फर्स्ट B for black, सेकेंड B for brown, and R for red, O for orange, Y for yellow. ग्रेट का जो G होगा वो ग्रीन कलर के लिए होगा। बॉय का जो B होगा वो ब्लू कलर होगा। वेरी का जो V होगा वो वायलेट होगा। गुड का जो G होगा वो ग्रे होगा। वाइफ का जो W होगा वो वाइट होगा। गॉट इट। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कब ये कलर बैंड देखकर इनका सिग्निफिकेंट वैल्यू कैसे डिसाइड होगा। फर्स्ट एंड सेकेंड बैंड जो होते हैं, फर्स्ट बैंड एंड सेकेंड बैंड, दे रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट फिगर। आर की वैल्यू में फर्स्ट बैंड और सेकेंड बैंड सिग्निफिकेंट फिगर रिप्रेजेंट करती है। तो फर्स्ट ब्लैक कलर मीन्स 0, ब्राउन कलर मीन्स 1, रेड कलर मीन्स 2, ऑरेंज कलर मीन्स 3, येलो कलर इज 4, green color is 5, blue color is 6, violet color is 7, grey color is 8, white color is 9। फिर gold not applicable, silver not applicable, no color not applicable। बच्चों फर्स्ट और सेकेंड बैंड जो होंगे वो ब्लैक से लेकर वाइट तक, इसमें से कोई भी कलर फर्स्ट और सेकेंड बैंड में बना हो सकता है। However, फर्स्ट और सेकेंड बैंड
गोल्ड कलर में कभी नहीं होगा, सिल्वर कलर में कभी नहीं होगा, नो कलर जैसा कभी नहीं होगा। तो ये जो लास्ट के 3 रोज़ हैं वो फर्स्ट और सेकेंड बैंड में एलिजिबल नहीं है। जो थर्ड बैंड है, थर्ड बैंड का कलर क्या डिसाइड करेगा, वो मल्टीप्लायर क्वांटिटी डिसाइड करेगा। थर्ड बैंड अगर ब्लैक बना है तो मल्टीप्लायर 10 पावर 0 होगा। थर्ड बैंड अगर ब्राउन कलर से बना है मल्टीप्लायर 10 पावर 1 होगा। थर्ड बैंड अगर रेड कलर से बना है तो मल्टीप्लायर 10 पावर 2 होगा। ऑरेंज से बना है 10 पावर 3। थर्ड बैंड येलो से बना है 10 पावर 4। ग्रीन से बना है 10 पावर 5। ब्लू से बना है 10 पावर 6। वायलेट से बना है 10 पावर 7। ग्रे से बना है 10 पावर 8। वाइट से बना है 10 पावर 9। बच्चों मैं ये बताना चाहता हूँ कि थर्ड बैंड का कलर गोल्ड हो सकता है। थर्ड बैंड का कलर गोल्ड हो सकता है। तो अगर गोल्ड थर्ड बैंड बना है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू 10 पावर -1। थर्ड बैंड अगर सिल्वर बना है तो मल्टीप्लायर 10 पावर -2। नो कलर नॉट अप्लीकेबल। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि थर्ड बैंड बिना कलर का नहीं हो सकता, उसके लिए एलिजिबल नहीं है। थर्ड बैंड नो कलर में एलिजिबल नहीं है, कोई ना कोई कलर जरूर होगा। नो कलर का कॉन्सेप्ट थर्ड बैंड में नहीं अप्लाई होता, फर्स्ट और सेकेंड बैंड में अप्लाई नहीं होता। नो कलर का कॉन्सेप्ट सिर्फ फोर्थ बैंड में अप्लाई होता है। तो फोर्थ बैंड क्या रिप्रेजेंट करता है, टॉलरेंस। टॉलरेंस को आप एरर बोल सकते हो, प्लस माइनस परसेंटेज एरर। मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों कि फोर्थ बैंड में ब्लैक से लेकर वाइट तक कोई कलर नहीं होता। फिर से सुनो, फोर्थ बैंड में ब्लैक से लेकर वाइट तक कोई कलर नहीं होता। मीन्स फोर्थ बैंड या तो गोल्ड का होगा, या तो सिल्वर का होगा, या कोई कलर ही नहीं होगा। कोई कलर नहीं होने का मतलब फोर्थ बैंड बना ही नहीं होगा। अगर नहीं बना होगा तो उसको नो कलर मानोगी। या तो गोल्ड होगा, या तो सिल्वर, या तो नो कलर। फोर्थ बैंड अगर गोल्ड का बना है तो टॉलरेंस प्लस माइनस 5%। फोर्थ बैंड अगर सिल्वर कलर का बना है टॉलरेंस प्लस माइनस 10%। और फोर्थ बैंड अगर नो कलर है तो टॉलरेंस प्लस माइनस 20%। बच्चों इसको सिंपल लैंग्वेज में परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं। परसेंटेज एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसको डिसेंट लैंग्वेज में टॉलरेंस बोलते हैं। इनफैक्ट ये कैपिटल आर की वैल्यू का एरर है। तो फर्स्ट और सेकेंड बैंड का कलर देख के आप सिग्निफिकेंट डिजिट यहाँ से डिसाइड करोगे। थर्ड बैंड का कलर देख के मल्टीप्लाइड यहाँ से डिसाइड करोगे। फोर्थ बैंड का कलर देख के टॉलरेंस यहाँ से डिसाइड करोगे। बच्चों जब मैं न्यूमेरिकल पे आऊँगा तो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आपको मैं न्यूमेरिकल करना सिखाऊंगा। सो बच्चों जब मैं न्यूमेरिकल सेगमेंट में आऊँगा तो इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सिखा दूंगा, इसलिए आप परेशान मत होना। पहले इसमें आप ये सेंटेंस लर्न कर लो। बेबी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। B for 0, B for 1, R for 2, O for 3, Y for 4, G for 5, B for 6, V for 7, G for 8, W for 9। और ये जो फर्स्ट लेटर्स हैं उनका फुल फॉर्म यहाँ दिया हुआ है। फर्स्ट B for ब्लैक, सेकेंड B for ब्राउन, R for रेड, O for ऑरेंज, Y for येलो, G for ग्रीन, B for ब्लू, V for violet, G for grey and W for white। उसके बाद गोल्ड सिल्वर नो कलर 3 रोज और होंगी। इसमें सीक्वेंस में सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। फर्स्ट और सेकेंड बैंड में इसमें से ब्लैक से लेकर वाइट तक कोई भी कलर हो सकता है। तो कोई भी कलर होगा, मान लो फर्स्ट बैंड ब्राउन है तो उसका सिग्निफिकेंट डिजिट 1 होगा। सेकेंड बैंड अगर ब्लू है तो उसका सिग्निफिकेंट डिजिट 6 होगा। तो ये हो गया 16। फर्स्ट और सेकेंड मिलकर कितना हो गया बच्चों, 16।
अब मान लो थर्ड बैंड ग्रे कलर का बना है, थर्ड बैंड ग्रे कलर का बना है, तो मल्टीप्लायर होगा 10 पावर 8। तो कैपिटल आर की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, 16 इंटू 10 पावर 8 ओम, यूनिट होगा ओम, 16 इंटू 10 पावर 8। अब टॉलरेंस, मान लो चौथा बैंड सिल्वर कलर का बना है, चौथा बैंड सिल्वर कलर का बना है, तो सिल्वर कलर का मतलब टॉलरेंस होगा प्लस माइनस 10%, यानी कि जो कैपिटल आर निकाले हो वो प्लस माइनस 10% होगा टॉलरेंस, मतलब 10% ज़्यादा भी हो सकता है और 10% कम भी हो सकता है। तो न्यूमेरिकल्स में इसको अप्लाई करना सिखा दूंगा। अभी जितना ये आपको कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है इसको लर्न कर लो, ये टेबल बनाना सीख लो, इसके बाद मैं डीसी सर्किट का टॉपिक आपको पढ़ाऊँगा। सो प्यारे बच्चों, फिर नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको डीसी सर्किट्स में जितने कॉन्सेप्ट होते हैं वो सब मैं एक्सप्लेन करूँगा। और जैसा कि मैंने आज डिस्कस किया कि वीडियो बच्चों को लगता है कि लॉन्ग होती है, तो शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए मैं मैक्सिमम 40 मिनट्स का ड्यूरेशन रख रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि 40 मिनट से ज़्यादा वीडियो ना बने। तो आज टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इस एपिसोड को मैं यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूँ और नेक्स्ट एपिसोड में मैं डीसी सर्किट से स्टार्ट करूँगा। सो प्यारे बच्चों, जैसा मैं शुरू में आपसे डिस्कस किया, आप अपने सजेशन, अपने ओपिनियन व्हाट्सएप के थ्रू शेयर करना, फिर मैं अकॉर्डिंगली वर्क करूँगा। और ये मेरी लिखी हुई किताब है, मैं इसको लिखते जा रहा हूँ और आपको पढ़ाते जा रहा हूँ। ऑब्वियसली ये डिटो वैसा नहीं है जो सब कुछ जैसा आपकी टेक्स्ट बुक में है। टेक्स्ट बुक वाला कंटेंट तो रहेगा ही, लेकिन उसके अलावा भी रिच कंटेंट आपको इसमें मिलेगा। जब मैं डेरिवेशंस पे आता हूँ, जब मैं प्रूफ पे आता हूँ, जब मैं एनालिसिस पर आता हूँ, जब मैं न्यूमेरिकल्स पे आता हूँ, तो मेरा लेवल जेई एडवांस लेवल तक जाता है और वो सारी कुछ आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा। हाउएवर थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादातर तो टेक्स्ट बुक जैसा ही होता है, तो इस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी तो जाना ज़रूरी होता है, इसलिए ये तो मिलेगा ही। इसलिए आप इसको सिंपली ये मत समझो कि ये वैसा ही है जैसे आपके टीचर क्लास में बुक से पढ़ाते हैं। ये बुक जो मैं बना रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ, ये काफ़ी रिच कंटेंट है और कंटेंट आपको धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाएगा, जेई एडवांस लेवल तक जाएगा, ओलंपियाड लेवल तक जाएगा। इसलिए मेरा पढ़ाना और एनसीईआरटी बुक को रीड करके क्लास में टीचर का पढ़ाना, दोनों में बहुत फ़र्क है। तो इसको क्रिटिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपका जो ओपिनियन होगा मैं उस पर ध्यान दूंगा और अकॉर्डिंगली वर्क करूंगा। सो प्यारे बच्चों, इतनी देर तक पेशेंस के साथ मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू गुड नाइट, सी यू अगेन।